नमस्ते और स्वागत है। आज हम 2026-27 के बजट के लिए तैयार किए गए विकसित भारत के एक दिलचस्प ब्लूप्रिंट पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो सिर्फ एक सरकारी प्लान नहीं लगते, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का एक नक्शा पेश करते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि इसमें क्या क्या है, बल्कि ये समझना है कि इन योजनाओं के पीछे की सोच क्या है। हाँ, ये दस्तावेज 3 मजबूत सिद्धांतों पर खड़ा है। एक्शन ओवर एम्बिवलेंस, यानी टालामटोल की जगह काम। रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, यानी सिर्फ बातों की जगह असली सुधार। और पीपल ओवर पॉपुलिज्म, यानी लोक लुभावन वादों की जगह लोगों की असल जरूरतें पूरी करना। जी। तो चलिए इन सिद्धांतों को कसौटी पर रखते हुए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। सबसे बड़ा दावा है लगभग 7% की स्थायी विकास दर। ये सुनने में बहुत महत्वाकांक्षी लगता है, खासकर आज के माहौल में। तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ असल में आएगी कहां से? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और ब्लूप्रिंट इसका जवाब देने की कोशिश करता है। इसकी नींव स्थिरता की त्रिमूर्ति पर रखी गई है। त्रिमूर्ति? हाँ, यानी मध्यम महंगाई, सतत विकास और राजकोषीय अनुशासन। मतलब सरकार का अपने खर्च और कमाई पर नियंत्रण। सोच ये है कि टिकाऊ ग्रोथ तभी आएगी जब अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हो। ठीक है, बुनियाद मजबूत हो गई, लेकिन ग्रोथ का इंजन क्या होगा? ग्रोथ के इंजन के तौर पर सबसे बड़ा दाव घरेलू विनिर्माण यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया गया है। मतलब मेक इन इंडिया को और तेजी देना? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अब ये और ज्यादा फोकस्ड हो गया है। लक्ष्य है उन जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना जहां आज हम थोड़े कमजोर हैं। जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का जिक्र है। आज हर चीज में, फोन से लेकर कार तक, चिप्स लगते हैं और हम पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। बिल्कुल, ये मिशन उसी निर्भरता को तो तोड़ने के लिए है। इसी तरह बायोफार्मा शक्ति मिशन का मकसद है कि जरूरी दवाइयों के लिए हमें किसी और देश की तरफ न देखना पड़े। और मैंने ये भी देखा कि 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को फिर से मजबूत करने की बात है। यानी सिर्फ नया बनाने पर नहीं, जो पहले से है उसे सुधारने पर भी जोर है। सही पकड़ा। और साथ ही कुछ बहुत खास नीश सेक्टर्स पर भी ध्यान है, जैसे कंटेनर बनाना जो आज हम ज्यादातर चीन से मंगाते हैं, या फिर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी हैं। जी, ये दिखाता है कि रणनीति बहुत गहरी है, सिर्फ बड़े बड़े ऐलान नहीं है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग तो समझ आता है, लेकिन एक चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है सर्विसेज सेक्टर पर एक नया जोर। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज माम की एक हाई पावर्ड कमेटी की भी बात है। इसमें आईटी और डेटा को लेकर एक बड़ा ऐलान है। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे और सेफ हार्बर की सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ करना। ये सेफ हार्बर को जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। सेफ हार्बर को ऐसे समझिए, ये एक तरह की टैक्स गारंटी है। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपनी सब्सिडियरी के साथ लेन देन करती है, तो इस नियम के तहत उसे पहले से पता होता है कि उसे कितना प्रॉफिट दिखाना है, ताकि टैक्स विभाग उससे ज्यादा सवाल जवाब ना करे। अच्छा। इस सीमा को इतना ज्यादा बढ़ाने का मतलब है कि अब दुनिया की बहुत बड़ी टेक कंपनियां भी बिना किसी टैक्स की चिंता के भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकती हैं। यानी हम बड़ी टेक कंपनियों को भारत में अपना बड़ा बेस बनाने के लिए एक मजबूत संदेश दे रहे हैं। और ये सिर्फ आईटी तक ही सीमित नहीं है ना? पर्यटन में भी 3 तरह के हब बनाने की बात है। जी, 5 नए मेडिकल हब, इकोलॉजिकल टूरिज्म और पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट। यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि आर्थिक विकास को संस्कृति और पर्यावरण के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ होटल और एयरपोर्ट बनाना नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश है। और ये सोच शिक्षा तक भी जाती है। 15,000 स्कूलों में AVGC लैब्स यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। तो इसका मतलब क्या हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगला बाहुबली का VFX या कोई बड़ा ग्लोबल वीडियो गेम शायद इन लैब्स में से किसी एक से निकलेगा? बिल्कुल, यही सोच है। ये भविष्य के लिए ह्यूमन कैपिटल में निवेश है। हम सिर्फ आज की नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि कल की क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए प्रतिभा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं को मजबूत कर लिया, लेकिन
इन सब चीजों को दुनिया के बाजारों से जोड़ने की क्या योजना है? मैंने SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ बड़े सुधारों के बारे में पढ़ा। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव दिखता है। ट्रस्टेड इंपोर्टर्स यानी भरोसेमंद आयातकों को ड्यूटी चुकाने में 30 दिन की मोहलत देने की बात है। यह सिर्फ एक प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं है, यह मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कैसे? अब तक भारतीय कस्टम्स का सिस्टम डिफॉल्ट रूप से मतलब संदेह पर चलता था। यह कदम भरोसे पर आधारित एक तेज सिस्टम की ओर इशारा है। इसका सीधा असर कारोबार की गति और लागत पर पड़ेगा। ये तो सीधे सीधे रिफॉर्म ओवर रेटोरिक वाले सिद्धांत का एक ठोस उदाहरण लगता है। बिल्कुल, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए फैक्ट्री टू शिप इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग जैसी पहलें हैं। मकसद है कि सामान फैक्ट्री से निकलते ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से सील हो जाए और बिना किसी रोक टोक या बार बार की जांच के सीधा जहाज तक पहुंच जाए। ये तो हुई बड़ी कंपनियों और वैश्विक व्यापार की बात, लेकिन जो छोटे कारोबारी हैं, MSMEs हैं या जो किसान हैं, उन तक ये विकास कैसे पहुंचेगा? यहीं पर यह ब्लूप्रिंट जमीन से जुड़ने की कोशिश करता है। MSMEs के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है Tier 2 और Tier 3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र की स्थापना का विचार। एक मिनट, ये कॉर्पोरेट मित्र का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा और समझना है। क्या ये एक तरह का सरकारी सलाहकार होगा जो छोटे शहरों में जाकर कंपनियों की मदद करेगा? ये एक तरह का हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म है। सोचिए बरेली या नागपुर में एक छोटा उद्यमी है जिसके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि फंडिंग कैसे जुटाएं, कानूनी अनुपालन कैसे करें या एक्सपोर्ट कैसे करें। कॉर्पोरेट मित्र उन्हें यही विशेषज्ञता और समर्थन देंगे। अच्छा। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी राहत है कुरियर से होने वाले निर्यात पर 10 लाख की सीमा को हटाना। इसका क्या असर पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं हाल ही में जयपुर में एक छोटे कारीगर से मिली थी जो हस्तशिल्प का काम करते हैं। उनके लिए 10 लाख रुपए की सीमा एक बहुत बड़ी बाधा थी। इसे हटाने का मतलब है कि उनके जैसे हजारों छोटे उद्यमी अब सीधे Amazon या eBay के जरिए बिना किसी झंझट के दुनिया भर के ग्राहकों को अपना सामान बेच पाएंगे। ये तो पीपल ऑफ पॉपुलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक छोटा सा नियम बदलकर हजारों लोगों की जिंदगी आसान की जा रही है। जी। और कृषि क्षेत्र में? कृषि में भी तकनीक पर जोर है, जैसे एग्री स्टैक और AI इंटीग्रेशन। लेकिन इससे भी आगे जाकर ब्लू इकोनॉमी की बात है, जिसमें समुद्री आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने पर ड्यूटी माफ करना और काजू, कोको, अखरोट जैसी ज्यादा मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मतलब सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस है। बिल्कुल। ठीक है, तो छोटे व्यवसायों और किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे। इस ब्लूप्रिंट में कनेक्टिविटी को लेकर क्या बड़ी योजनाएं हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरी योजना की रीढ़ है और यहाँ कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र है, जैसे दानकुनी मतलब पूर्वी भारत में से लेकर सूरत तक पश्चिमी भारत में एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वाह! यह पूर्वी और पश्चिमी भारत के औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे माल ढुलाई का समय और लागत दोनों नाटकीय रूप से कम होंगे। मतलब जो माल आज ट्रकों से जाने में कई दिन लेता है, वो शायद 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और सिर्फ रेल ही नहीं, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और एक कोस्टल कार्गो स्कीम भी है। इसका मकसद है कि भारी सामान को सड़कों से हटाकर सस्ते समुद्री रास्तों पर लाया जाए। इन सबको एक साथ देखने की जरूरत है। हाँ, ये सिर्फ सड़कें या पटरियां बनाना नहीं है। इसका मकसद लॉजिस्टिक्स की लागत को GDP के 8-9% तक लागा है, जो अभी 13-14% है। ये मेड इन इंडिया उत्पादों को विश्व स्तर पर और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना देगा। शहरीकरण पर भी काफी जोर है, जैसे मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में तो भारी भरकम खर्चा आता है और जमीन अधिग्रहण की भी बड़ी चुनौतियां होती हैं। क्या ब्लूप्रिंट में इन मुश्किलों से निपटने पर कोई बात है? दस्तावेज इन चुनौतियों को स्वीकार करता है। ये एक लंबी अवधि का विजन है, लेकिन इसके पीछे की सोच ये है कि भविष्य में ये शहर अलग अलग नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक क्षेत्र, एक इकोनॉमिक मेगा रीजन के तौर पे काम करेंगे। हाई स्पीड रेल सिर्फ यात्रा का समय कम नहीं करेगी, बल्कि इन क्षेत्रों में प्रतिभा और पूंजी के प्रवाह को बहुत तेज कर देगी। इस सारे विकास और मैन्युफैक्चरिंग को चलाने के लिए भारी ऊर्जा की जरूरत होगी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और
पर्यावरण का क्या? यहाँ एक बहुत दिलचस्प दोहरी रणनीति दिखती है। एक तरफ हरित पहल है तो दूसरी तरफ रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा। हरित पहलों में CCUS यानी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन है। साथ ही सोलर ग्लास और बायोगैस जैसे उत्पादों पर ड्यूटी में छूट है ताकि हरित ऊर्जा आर्थिक रूप से भी आकर्षक बने। और दूसरी तरफ देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा के लिए कस्टम ड्यूटी छूट को 2035 तक बढ़ाना और लिथियम आयन सेल निर्माण को बढ़ावा देना शामिल है। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। संदेश ये है कि हम पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अपनी विकास की जरूरतों से समझौता नहीं कर सकते। तो अब तक हमने अर्थव्यवस्था के बड़े पहियों की बात की, लेकिन इन सब का आम लोगों और छोटे व्यवसायों पर रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर होगा? यहीं पर सबका साथ और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की अवधारणा आती है। जन केंद्रित विकास में दो मुख्य बातें हैं। पहली है समावेश और सशक्तिकरण, जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए शी मार्ट्स और दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना। और दूसरा पहलू है स्वास्थ्य। मैंने निमहैंस 2 की स्थापना और जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव देखा। हाँ, और ये स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश है। बेशक असली चुनौती इन योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से उतारने की होगी, लेकिन इरादा स्पष्ट है। व्यापार करने में आसानी के लिए भी कुछ बड़े कदम हैं, जैसे डीक्रिमिनलाइजेशन, TDS भुगतान में चूक जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यापारी से TDS जमा करने में अनजाने में कोई चूक हो जाती है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही, उस पर जुर्माना लगेगा, लेकिन उस पर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का एक ठोस उदाहरण है। सोच ये है कि एक ईमानदार करदाता को गलती के लिए अपराधी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी महत्वाकांक्षी योजना को ताकत कहां से मिलेगी? यानी पैसा कहां से आएगा? वित्तीय क्षेत्र और टैक्स प्रणाली में क्या बड़े बदलाव सुझाए गए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहीं से पूरी योजना को ईंधन मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प और दूरगामी कदम है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए प्रोत्साहन देना। इससे क्या होगा? इससे हमारे शहर विकास के लिए सिर्फ राज्य या केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे, वे बाजार से सीधा पैसा जुटा सकेंगे। अच्छा, ये वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, जो शहरों को आत्मनिर्भर बनाएगा। अगर ये सफल होता है तो ये शहरी भारत का चेहरा बदल सकता है। और आम आदमी के लिए टैक्स के मोर्चे पर क्या है? यहाँ भी राहत देने की कोशिश की गई है, जैसे विदेशी टूर, शिक्षा और इलाज पर TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को घटाकर 2% करना। इससे मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी, जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने या इलाज के लिए विदेश जाते हैं। और अप्रत्यक्ष करों में 17 तरह के कैंसर दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देना एक बहुत ही संवेदनशील और स्वागत योग्य कदम है। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल फोन और सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर कस्टम राहत मेक इन इंडिया को और मजबूती देगी। तो एक तरफ बड़े बड़े लक्ष्य हैं और दूसरी तरफ खर्च भी बहुत है। क्या ये सब राजकोषीय अनुशासन के दायरे में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हो? ये चिंता जायज है और ब्लूप्रिंट इसका ध्यान रखता है। घाटे का लक्ष्य GDP के 4.5% से कम रखना और 2030 तक केंद्र सरकार के कुल कर्ज को GDP के 50% तक लाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये दिखाता है कि योजना महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ यथार्थवादी भी है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो ये एक बहुआयामी रणनीति है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेश, इन सब को एक साथ साधने की कोशिश है। और वो भी सरकार की वित्तीय सेहत को दांव पर लगाए बिना। सही, बिल्कुल। और इस ब्लूप्रिंट की सफलता सिर्फ इन नीतियों पर नहीं, बल्कि इनके कार्यान्वयन और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दस्तावेज में अनुकूलनीय यानी अडैप्टिव शब्द का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। जी। योजना को समय के साथ बदलना और सुधारना पड़ेगा।
और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इस ब्लूप्रिंट में एक तरफ सेमीकंडक्टर और एआई जैसे हाई टेक क्षेत्रों पर जोर है और दूसरी तरफ जयपुर के कारीगर और छोटे शहरों के एमएसएमईज के जरिए जमीनी स्तर पर विकास की बात है। जब अर्थव्यवस्था के ये दो अलग-अलग सिरे, एक हाईटेक ग्लोबल और दूसरा पारंपरिक लोकल, इस योजना के तहत एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब से काम करना शुरू करेंगे, तो किस तरह के नए तालमेल या अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ सकती हैं? क्या एक छोटे शहर का कॉरपोरेट मित्र किसी कारीगर को एआई का इस्तेमाल करके अपने डिजाइन बेहतर बनाने में मदद करेगा? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।